हेलो। कैसे हैं आप लोग? चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं सपनों के से दिन। इसके लेखक हैं हरदयाल सिंह। जैसा कि इस कहानी के नाम से पता है, सपनों के से दिन मतलब ऑथर या जो लेखक है उस उम्र पे पहुंच चुके हैं, उस एज पे उनकी वो एज हो चुकी है जो वो पुराने अपने दिनों को याद कर रहे हैं। जब वो बच्चे थे तो कैसे उनकी लाइफ सी थी और उसको याद करके आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उनकी ये यादें। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। इस प्रकार कहानी शुरू होता है। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता है। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले से ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। तार तार होने का मतलब होता है और ज़्यादा फट जाना। कुर्ते में से जो तार मतलब हो गए, जो रेसे होते हैं कुर्ते धागों का, तो उसको कह रहे हैं और तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। आजकल तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। आजकल क्या है, फैमिली बहुत छोटी हो गई, न्यूक्लियर फैमिली हो गया। उसकी वजह से क्या होता है, लोगों के पास काफ़ी कम बच्चे हैं पेरेंट्स के पास, तो उनका देखभाल काफ़ी अच्छे से करते हैं। और कई लोग तो इतने मतलब अच्छे से देखभाल करते हैं कि उनके लिए आज का जीवन कैद खाना बन गया है। चोट क्या होता है उनको पता नहीं, या पहले कैसे रोड पे दौड़ रहे हैं, इधर उधर सड़कों पे दौड़ रहे हैं, तरह तरह के खेल खेल रहे हैं और चोटें लगती थी। तो अब तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं है, आपको अलाउ ही नहीं है, आज के जनरेशन के बच्चों को अलाउ ही नहीं है ऐसा। तो लेकिन जब ऑथर थे उस समय बड़ी फैमिली होती थी, सब लोग होते थे और एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बच्चे होते थे, तो इतना लोगों का ख्याल नहीं रख पाते थे। तो बच्चे अपने आप में ही मस्ती करते रहते थे। तो ये उस वक्त की कहानी है। अभी के परिवेश और उस वक्त के जो हालात थे, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि आपको तो ये सब चीज़ें करने की अनुमति नहीं है। आप लोग तो जा ही नहीं सकते ऐसे कि आप रेत से खेल रहे हो, मिट्टी से खेल रहे हो, घुटने फुड़वा कर घर आ रहे हो। आप लोग स्पोर्ट्स में जाते हो, गेम खेलते हो, उसकी बात अलग है। लेकिन पहले के बच्चे ऐसे ही जाते थे। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे हम कहानी को बढ़ाते हैं। उनके ऊपर कोई भी तरस नहीं खाते और पिटाई करती उनकी जो माँ बहन होती थी। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, बहुत गुस्से वाले। पीटने लगते तो यह ध्यान भी ना रखते कि छोटे बच्चे की नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। बस ले दनादन लगाए जा रहे हैं। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसे बातों के बारे में तो तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी खेलने चले आते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको कब पता चली, जब ये शिक्षक बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए जब ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। तो वहाँ पे एक इसमें टर्म आया बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान कहते हैं साइकोलॉजी को, तो चाइल्ड साइकोलॉजी का एक विषय पढ़ा इन्होंने कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी कहते हैं मतलब सोच की पढ़ाई एक तरह से। तो जो बच्चे होते हैं उस वक्त क्या सोच रहे होते हैं उनकी, तो उसमें उनको पता चला कि इतनी पिटाई के बाद भी वो खेलने क्यों चले आते थे। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारे तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। दो तीन घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे। जो कभी गए भी, पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक कर आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिए अड़हतिए भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना ज़रूरी ना समझते। परचूनिए कहते हैं जो परचून की दुकान चलाते हैं, ठीक। और अड़हतिए कहते हैं जो होलसेल वगैरह करते हैं, जनरली चावल, गेहूँ या किसी सब्जी की आढ़त करने वाले, मतलब होलसेल करने वाले, ठीक है।
तो वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना प्रीफर नहीं करते थे कि बच्चे को स्कूल भेजेंगे नहीं। कभी किसी अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियां लिखने लगा देंगे। लंडे पढ़वाकर क्या होता है? लंडे कहते हैं एक हिसाब किताब का पंजाबी का एक पुराना लैंग्वेज है जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में। और बहियां कहते हैं हम खाता को, खाता बही कहते हैं ना उसको। तो बस रजिस्टर पे वो लिखना सीख जाए, लंडे थोड़ा बहुत पढ़ना और लंडे जो लैंग्वेज है वो सीख ले। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम चे भी सीख नहीं पाया। इसका मतलब क्या, वहाँ अभी तक तो एक जब सबसे पहले लोगों को उर्दू ज़्यादा सिखाया जाता था, जब लेखक जिस समय की बात कर रहे हैं, तो जैसे अलिफ बे जीम चे ये सब क्या है, अरबी के या उर्दू के अल्फ़ाबेट हैं, जैसे ABCD होता है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। ऐसे समझते नहीं थे, खेल में तो समझ लेते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खेड़न के दिन 4 कैसे कब बीत गए। अब इसमें आया है एक वर्ड, एक खेड़न। एक खेड़न का मतलब होता है खेलने के दिन। हरियाणवी टंग है खेड़न। खेलन जैसे होता है ना, खेलन को कहते हैं खेड़न, खेड़न दे, एक खेड़न दे, एक खेड़न दे दिन, मतलब ये खेलने के दिन जो 4 थे कैसे बीत गए। हम में से कोई भी एक सा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। सब लोग यही समझते थे कि भाई कैद हो गए, बस पढ़ने का मतलब। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम करने लगे, कुछ लोग थे लग गए। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। ये अपने उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वो छोटे थे, तो वो अभी तक उनके जहन में, अभी तक उनके दिमाग में वो सब चीज़ें याद है। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियाँ में फूल भी कई तरह से उगाए जाते थे। क्यारी किसको कहते हैं? छोटा छोटा जो एरिया बनाते फूल का, मतलब एक तरफ से समझ लो कि डेकोरेटेड होता है ना, कि एक 2 फीट का एक मतलब फूल का क्यारी बना दिया और आगे लेकर गए कुछ दूर तक, फिर वहाँ से मुड़ गया, उसको कहते हैं फूलों की क्यारी। जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियाँ की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती। यह कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते। चपरासी होता था स्कूल में, जो फूलों मतलब माली होते नहीं थे, वो फूलों की रखवाली भी करता था। कलियां कहते जो फूल खिलने से पहले जो अवस्था होती है फूलों की, उसको कहते हैं कलियां। तो वो लोग तोड़कर चले। अच्छा, उसकी खुशबू भी काफ़ी उनको पसंद थे जब वो बच्चे थे। तो कुछ देर सूंघकर फिर क्या करते, शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते थे, मतलब खा लेते थे, कलियां ही खा लेते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियाँ किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते, में जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते हैं। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना
पढ़ाई हुआ करती। फिर 1.5-2 महीनों की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते हैं। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। मंडी जो यहाँ शहर में रहते थे छोटे कस्बे में, और वो अपने गांव की बात कर रहे हैं। दोपहर तक तो उस तालाब में नहा, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खा लेते। नानी हमारे बोलने के ढंग से या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीली टीले पे जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़कर मेरे किसी भी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें भैंस के दुम का एग्जाम्पल दिया है। भैंस के दुम से याद आया, भैंस बहुत अच्छी तैराक होती है। तो जो गांव के बच्चे होते हैं ना, भैंस की पूँछ पकड़कर, दुम कहते हैं पूँछ को, पूँछ पकड़कर या सींग पकड़कर गहरे पानी में भी चले जाते हैं, तो उनसे डूबने का खतरा नहीं होता है। उन्हें ढांढस बजाते कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियां में करने के लिए काम दिया है, हॉलीडे होमवर्क, उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालेंगे तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते हैं। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं। मतलब पहले सोचते 10-10 रोज़ करेंगे तो हो जाएगा, फिर जब और टाइम कम बचता है तो कहते नहीं 15 सवाल रोज़ के निकाल लेंगे। जब ऐसा हिसाब लगाने लगता तब छुट्टियाँ कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। मतलब कुछ ढीठ किस्म के बच्चे होते हैं ना, कहते चलो एक बार मार ही खा लेंगे ना, कम से कम हॉलीडे होमवर्क तो नहीं करना पड़ेगा। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। ओमा नाम है, आगे पढ़ेंगे। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, हांडी किसको कहते हैं? हांडी को कहते हैं। हांडी जितना सिर, उसके ठिगने 4 बालिश के शरीर पर ऐसे लगता है जैसे बिल्लियों के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। मतलब कदकाठी से बहुत हाइट कम थी उसकी। इतने बड़े सिर में नारियल किसी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई व हाथ पांव नहीं,
सिर से क्या करता, जब सांड की भांति फुफकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेलवे बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था वो। उस समय स्कूल में पिटाई का प्रचलन था। आजकल स्कूल में पिटाई का प्रचलन नहीं है, तो पीटना अलाउ नहीं है, बंद है। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच के भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेड मास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। चिक कहते हैं जो बुना हुआ होता है, चिक से पर्दे की तरह हो गया एक तरह से। स्कूल की प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधे कतारों के कद के अनुसार खड़े लड़के को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतार के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। कतार कहते हैं लाइन को। अब पीटी एक टीचर होते हैं पीटी के, आपके स्कूल में भी होंगे, जो परेड वगैरह करवाते हैं और बाकी एक्टिविटी करवाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। उनकी घुड़की और ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता कि आगे पीछे खड़े लड़के के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उस जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपने सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। खाल खींचना मतलब कहते हैं ना, खाल खींच लूँगा अगर बदतमीजी किया तो वो उतना उसके ऊपर झपटते थे कि वो मुहावरा मतलब लगता था कि हो गया पूरा, इतने अच्छे से पिटाई करते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्सा में बहुत जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरा सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देता। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीख की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसों की शायद 2 आ जाया करती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहां खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक, श्रेणी कहते हैं क्लास को, दर्जा को, ठीक है, केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते, सभी पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते और हवा में लहराते और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आँखों हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल बिगिन अगेन 1 2 3 4 4 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हो। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारे सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डों, गुड का बहुवचन गुड्डों कहते हैं ना,
लिखी गुडों से अधिक मूल्यवान थी। मतलब एक से जो गुड लिखते ना, गुड गुड गुड, तो उससे ज़्यादा मूल्यवान थी। गुडों मतलब इंग्लिश को ही प्लूरल बना दिया एक तरह से। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सती गुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती थी, जिससे उम्मीद नहीं होती कि ये शाबाशी देंगे और वो शाबाशी दें। तो ऐसा ही है। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। अब तो है कि सबको नई नई किताबें ही मिलती हैं। पहले लोग पुरानी बुक्स भी लेकर आते थे स्कूल, अपने जब अगले क्लास जाते थे तो, या किसी बड़े भाई की ले लेते थे या पड़ोसी मोहल्ले से लेते थे। अब तो सभी के पास नई किताबें होती हैं। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वह धनाढ़ लोग थे। धनाढ़ मतलब पैसे वाले थे, वही लोग ट्यूशन पढ़ते थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती, जो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती थी, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। लेकिन किताबें पुरानी मिलती थी तो कहते चल बेटा पढ़। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। लेखक कह रहे हैं मैं 7 साल तक स्कूल में था इसलिए कि पुरानी किताबें मिल जाती। कापियाँ, पेंसिल होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था और 2 रुपये की 1 मन मतलब 40 सेर। 1 मन को कहते, सेर का मतलब किलो समझ लो आप। सेर और किलो में माइनर सा डिफरेंस होता है। गंदम, गंदम कहते हैं गेहूं को। क्या लिखा है उसमें? 1 रुपये में उस समय के हिसाब से बोलते सेर, 1 सेर घी। अभी 500-600 रुपये किलो है घी, या 700 रुपये। ठीक है, उस समय 1 रुपये में आता था, तो 1 रुपये की इतनी अहमियत थी। 500-700 रुपये, जिसमें वो कह रहा है 1 साल का पेंसिल वगैरह आ जाता था और कॉपी वगैरह। और 2 रुपये की 1 मन गंदम, गंदम कहते गेहूं को। 2 रुपये में 40 किलो समझ लो, 40 केजी गेहूं आता था। खाते पीते घरे को लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवार में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कापियाँ और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक ठाक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं और भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसे भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो गए हों। हरफन मौला कहते हैं हर फन में उस्ताद। फ़न कहते हैं हर एक्टिविटी में, हर तरह के काम में। ठीक है, अब जैसे एक ही आदमी है, वो कविता भी लिख रहा है, साइंटिस्ट भी बन गया, या इंजीनियर भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया, बहुत सारे ऐसे हैं। तो वैसे कह रहे हैं हरफन मौला। ठीक है, अभी मेरे पास एक ही एग्जांपल अभी याद आ रहा है, 1-2 एग्जांपल्स हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल, नेता भी बन गए, IRS भी बन गए, IIT भी निकाल लिया, तो वो हरफन मौला हो गए। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट तरह का काम किया हुआ है उन्होंने। ऐसे एक पेंटर हैं बहुत ही फेमस,
उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी हरफन मौला थे। एक एविएटर एक मूवी आई है, उसमें जो हुक की स्टोरी है वो भी एक हरफन मौला थे। यदि उनकी आशाओं पर पूरे ना हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर से अलियार की झाड़ उगे थे। उनकी गंध भी मन में उदास किया करती थी। अलियार कोई पेड़ पौधा हो गया, झाड़ी होते हैं उसके, ठीक है। परंतु स्कूल एक दो कारण से अच्छा भी लगने लगता। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्कॉटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ही विसिल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, फौजी जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु और कोडाई कैनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी सियासत के गांवों से जबरन मतलब ज़बरदस्ती भर्ती नहीं कर पाया करते थे। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में सामियाना लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अट्ठे मिले 100 टूटे लीटर, उठे मिलेंदे बूट। भर्ती हो जा रे रंगरूट, अट्ठे पहन 100 फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट। भर्ती हो जा रे रंगरूट। ये गाते थे मोटिवेट करने के लिए ताकि लोग आर्मी को ज्वाइन करें, फौजी में ज्वाइन करें। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्कॉटिंग के परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। उसका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा, माता के दागों मतलब चेचक के दागों से चेहरा और बाज सी तेज आँखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुड़ियाँ लगी रहती, जैसे टांगों के घोड़ों के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्सों में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते हैं। यदि वह सख्त जगह पर भी चलें तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देता। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कभी मोच नहीं आती। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूट की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को जो मेरी उम्र के थे वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें 4th श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाने लगते। हमें उर्दू का तो 3री श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी।
अभी हमें पढ़ते 1 सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने के लिए कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जुबानी सुनेंगे। वह सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक रूप याद रहे होंगे। दूसरे दिन बारी बारी से सबको सुनाने के लिए कहा गया तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो, डांट कर कहा। हमने झुककर टांगों के बीच से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीख पड़े, पीठ ऊंची करो। मुर्गा बनाते हैं ना जैसे, तो सभी को मास्टर जी ने मुर्गा बनाया और बोला गुस्से से पीठ को ऊंची रखो ताकि आराम ना मिले। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। अब तक मेरी और हरबंश की बारी आई, तब तक हेड मास्टर शर्मा जी ने अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन ना कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए थे। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. इंग्लिश में उन्होंने बोला पीटी सर को। पीटी सर कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे, बच्चों को पनिश कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? इज़ इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट? क्या यही तरीका है बच्चे को पनिश करने का? और 4th क्लास, 4थी क्लास के बच्चों को? स्टॉप इट एट वंस, तुरंत इसको एक बार में इसको रोको, अभी के अभी। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी को सज़ा देने का ये ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे में से अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेड मास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कहते हैं निलंबित करना, निकालना, या कहते हैं टर्मिनेट करना, मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम, महकमा किसको कहते हैं? विभाग को, डिपार्टमेंट को। तालीम कहते हैं शिक्षा को। ये उर्दू वर्ड है या फारसी के भी वर्ड कह सकते हैं। महकमाए तालीम मतलब शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रखेंगे। जब भी फारसी की घंटी बज तब हमारी छाती धक धक करके फटने को आती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियां वाला चौबारा किराए पर ले रखा है, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी कि उनकी जॉब चली गई, उनको कोई फिक्र नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजड़े में रखे 2 तोते को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों को छिलका उतार कर उन्हें खिलाते और उनसे बातें करते। बादाम को क्या करते, भिगाते हैं और उसकी जो गिरी होती है उसको निकालते हैं, उसके जो अंदर का सीड होता है वाइट कलर का, और वो खिलाते रहते। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ
उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते। वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। बचपन की बातें थी और इसी तरह से ये यहाँ पे कहानी जो इनकी है, जो बचपन की यादें हैं, ये ख़त्म होती हैं। तो बचपन की यादें अभी आप लोग यादें बना रहे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, अलग अलग प्रोफेशन में जाएंगे, काम करेंगे 10 साल 15 साल 20 साल, तो आपको सभी टीचर्स याद आएंगे। अच्छे भी टीचर्स याद आएंगे, बुरे भी टीचर्स याद आएंगे। जो आपके साथ जितने इमोशनली जुड़े होंगे उतने याद आएंगे। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ऐसे ही कहानी को एक्सप्लेन करूँगा और साथ में कोशिश करता हूँ कि मैं प्रश्न के उत्तर भी दूँ जो भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में भी आसानी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।